हेलो बच्चों, पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो बच्चों। क्या है? अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in the three cases? तो बच्चों, हमें एक इलेक्ट्रिक ओवन गिवन है जिसके पास दो रेजिस्टेंस कॉइल है और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम। अब इन दोनों कॉइल को तीन तरीके से यूज करना है। ठीक है, मैं लिखता हूं केस ए, केस बी, केस सी। केस ए में बच्चों इन्हें सेपरेटली यूज करना है, यानी कि जो 24 ओम है इसे अकेले यूज करना है 220 वोल्ट के साथ। फिर इसके बाद केस बी में इन्हें सीरीज में यूज करना है, यानी कि 24 ओम इसको सीरीज में जोड़ना है 220 वोल्ट के साथ। ठीक है। थर्ड केस में पैरेलल जोड़ना है, यानी कि दोनों कॉइल को किस में जोड़ना है? पैरेलल में जोड़ना है। किसके साथ? 220 वोल्ट के साथ। इतना समझ में आया? अब इन तीनों केसेस में हमें करंट की वैल्यू बतानी है, टोटल करंट कितनी आ रही है। सीधे बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ओम्स लॉ का। और ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू आई आर। तो I का फॉर्मूला कितना होगा बच्चों? V बाई आर। V बाई आर। ठीक है। तो सीधे बच्चों यहां पे लिखते हैं I इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 220 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 24। बच्चों कट करो 2 से, ऊपर आएगा 110, नीचे कितना आएगा? 12। फिर से 2 से कट करो, ये आएगा 55 और ये कितना आएगा? 6। यानी कि फर्स्ट केस में जो करंट बह रही है वो कितनी बह रही है? 55/6 एम्पियर। समझ में आया? अब बच्चों सेकंड केस में जब करंट निकालेंगे इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? I इक्वल टू V बाई आर नेट। ठीक है। आर नेट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पे मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालूंगा। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 24 प्लस 24 यानी कि 48 ओम। दोनों सीरीज में है। ठीक है। इस वजह से दोनों को डायरेक्टली क्या करा? ऐड करा। अब बच्चों वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी? 220 और आर नेट की वैल्यू कितनी आएगी? 48। अब बच्चों फिर से इसे 2 से कट कर लो, ये आएगा 110 और ये कितना आएगा? 24। फिर से 2 से कट करो बच्चों, ये कितना आएगा? 55 और ये कितना आएगा? 12। इसका मतलब सेकंड केस में जो करंट आ रही है वो आ रही है 55/12 एम्पियर। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं केस सी की। जब दोनों कॉइल को हमने किस में जोड़ दिया है? पैरेलल में जोड़ दिया है। यहां पे भी जो करंट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? V बाई आर नेट। पहले क्या करेंगे? इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है। दोनों किसमें है? पैरेलल में है। तो यहां पे नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। 1/आर नेट इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24। एलसीएम आएगा बच्चों 24, तो लिखेंगे 1 प्लस 1 यानी कि 2/24। तो जो आर नेट है वो कितना आएगा बच्चों? 24/2। इट मीन्स 12 ओम। इतना समझ में आया? अब बच्चों जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या पुट करो? 220 और आर नेट की वैल्यू कितनी पुट कर दो? 12। ठीक है। अब सीधे सीधे क्या करो बच्चों? 2 से कट करो, ये आएगा 110 और नीचे कितना आएगा? 6। फिर से 2 से कट करो तो कितना आएगा बच्चों? 55/3। समझ में आया? तीसरे केस में जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है? 55/3 एम्पियर। अब बच्चों जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में क्या कहा गया है?
कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuits. Part A, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. Part B, a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor. ठीक है, हमें क्या निकालना है? 2 ohm रेजिस्टर के अक्रॉस पावर निकालनी है। पार्ट ए को करते हैं। क्या कहा गया है? अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम। तो मैंने क्या करा, एक रेजिस्टर बनाया 1 ओम का, फिर एक रेजिस्टर बनाया 2 ओम का, इनको सीरीज में जोड़ दिया किसके साथ? 6 वोल्ट के साथ। अब हमें क्या करना है, इस 2 ओम के अक्रॉस पावर बतानी है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, साइड में पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पावर का एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, एक होता है वी इंटू आई, और एक होता है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब अगर मेरे को 2 ओम के अक्रॉस पावर निकालनी है तो मेरे को इसके अक्रॉस या तो आई पता होना चाहिए या तो वी पता होना चाहिए। देखो, अगर मेरे को आई पता है तो मैं पहला वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, और अगर मेरे को वोल्टेज पता है तो मैं तीसरा वाला फॉर्मूला लगा लूंगा। समझ में आया? अभी ना तो मेरे को आई पता है, अभी ना तो मेरे को वोल्टेज पता है, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, आई निकाल लेता हूं। ठीक है, और आई कैसे निकलेगी? आई इक्वल टू वी बाई आर नेट। वोल्टेज कितनी है बच्चों? 6। आर नेट कितना होगा? 2 + 1 3, यानी कि 2 एम्पियर। इट मींस इस सर्किट में जो करंट बह रही है, कितनी बह रही है? 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो 2 ओम है इसका क्रॉस भी करंट कितनी बह रही है? 2 एम्पियर। क्यों? क्योंकि ये पूरे सर्किट में 1/2 ओम किसमें है? सीरीज में है, तो करंट तो सब में क्या रहेगी? सेम। अब पावर अक्रॉस 2 ओम, पावर अक्रॉस 2 ओम वो निकल सकता आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले से। ठीक है, देखो आई स्क्वायर आर में अब हमें आई भी पता है और आर भी पता है। ठीक है, 2 ओम का अक्रॉस जो पावर निकलेगी किससे निकलेगी? आई स्क्वायर आर, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 2, इट मींस 8 वॉट। समझ में आया? आई की वैल्यू 2 पुट करी, आर की वैल्यू भी 2 पुट करी। अब इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम। हम क्या करते हैं, दो रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं, एक है 12 ओम और एक है 2 ओम। इसे कनेक्ट करते हैं 4 वोल्ट बैटरी के साथ। इतना समझ में आया? अब देखो बच्चों, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है क्या है? पैरेलल है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होगी? सेम। तो इसका क्रॉस भी वोल्टेज कितनी होगी? 4 वोल्ट, और इसका क्रॉस भी वोल्टेज कितनी होगी? 4 वोल्ट। अब हमें जो पावर निकालनी है वो किसका क्रॉस निकालनी है? 2 ओम का क्रॉस पावर निकालनी है। ठीक है, अब पावर के फॉर्मूले याद करो। पावर के 3 फॉर्मूले हैं, एक क्या है? आई स्क्वायर आर, एक क्या है? वी आई, और एक क्या है? वी स्क्वायर बाई आर। समझ में आया? अब एक बात आना, ये तीसरा वाला फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट लग सकता है, क्योंकि आर की वैल्यू भी पता है कितनी है? 2 ओम, और वोल्टेज भी पता है कितनी है? 4 वोल्ट। समझ में आया? तो यहां तो हम क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। मैं लिखता हूं पावर अक्रॉस 2 ओम, वो होगा बच्चों क्या? वी स्क्वायर बाई आर। वोल्टेज कितनी है? 4, तो लिखूंगा 4 का स्क्वायर अपॉन आर। आर कितना है बच्चों? 2। 4 4 जा 16, 16 अपॉन 2, यानी कि कितना आएगा बच्चों? 8 वॉट। समझ में आया? तो सेकंड केस में जो पावर आई 2 ओम के अक्रॉस, वो कितनी आई? 8 वॉट। नोट कर लो। ध्यान देना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वोल्टेज दोनों का क्रॉस सेम है। तो हमको पहले ही पता लग गया कि इसका क्रॉस भी वोल्टेज कितनी होगी? 4 वोल्ट, और इसका क्रॉस भी वोल्टेज कितनी होगी? 4 वोल्ट। ठीक है, और हमें निकालनी थी पावर किसका क्रॉस? 2 ओम का क्रॉस। तो मैंने सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन इससे पहले वाले केस में जब 2 ओम का क्रॉस हम पावर निकाल रहे थे, ठीक है, तो ना तो हमको 2 ओम का क्रॉस करंट पता थी, ना तो हमको 2 ओम का क्रॉस वोल्टेज पता थी। तो पहले क्या करा, मैंने करंट निकाला।
पूरे सर्किट में कितनी बह रही है, और वही करंट इस 2 ओम का क्रॉस भी थी क्योंकि सीरीज था। अब इस 2 ओम का क्रॉस मेरे को करंट पता लग गई थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले से पता है, तो सीधे क्या फॉर्मूला लगाया, आई स्क्वायर आर। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। टू लैंप्स, one rated 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? सवाल समझना बच्चों क्या है, दो लैंप है, एक है लैंप L1 जिसकी रेटिंग कितनी है 100 वॉट 220 वोल्ट, फिर एक दूसरा लैंप है L2 इसकी रेटिंग कितनी है 60 वॉट 220 वोल्ट। अब ये दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, किसके साथ 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ। इतना समझ में आया। अब हमसे पूछा गया है कि इस पूरे सर्किट में नेट करंट कितनी बह रही होगी ये निकालो, ठीक है। देखना बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन है क्या है, पैरेलल। हमने वोल्टेज कितनी सप्लाई करी है 220, तो इस लैंप के अक्रॉस भी कितनी वोल्टेज पहुंचेगी 220 वोल्ट, और ऊपर वाले लैंप के अक्रॉस भी कितनी वोल्टेज पहुंचेगी 220 वोल्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, पहले करंट निकालता हूं इस लैंप L1 के थ्रू, फिर करंट निकालता हूं इस लैंप L2 के थ्रू, और फिर दोनों करंट को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, वही क्या होगी, नेट करंट। अब एक चीज ध्यान देना, इस लैंप की जो रेटिंग है वो कितनी है 220 वोल्ट, यानी कि ये जो लैंप है वो 220 वोल्ट पे काम करता है, और हमारी जो सप्लाई वोल्टेज है वो भी कितनी है 220 वोल्ट। तो मैं करंट का फॉर्मूला यहां पे डायरेक्ट लगा रहा हूं, किससे, पावर इक्वल टू वी आई से। तो आई इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज, पावर कितना है बच्चों 100 और वोल्टेज कितनी है 220, समझ में आया। तो यहां पे जो करंट आएगी I1 वो कितनी आएगी 100 अपॉन 220 एम्पियर, इसे ले लेते हैं P1। P1 इक्वल टू वी आई वन, तो I1 इक्वल टू P1 अपॉन V। वोल्टेज दोनों जगह सेम है, जो L1 के थ्रू है वही L2 के थ्रू है, इस वजह से मैंने वोल्टेज को नेमिंग नहीं दी, उसको कॉमन V ही रखा। अब बच्चों ऐसे ही जब यहां से करंट निकालूंगा L2 के थ्रू, उसे भी क्या लिखता हूं P2 अपॉन V, समझ में आया। L2 के थ्रू निकालता हूं, इसे भी क्या लिखता हूं P2 अपॉन V, ठीक है। समझ गए, करंट I2 इक्वल टू P2 अपॉन V। तो बच्चों P2 की वैल्यू कितनी है 60 और V कितना है 220, यानी कि इस लैंप L2 से जो करंट बह रही है वो कितनी बह रही है 60 अपॉन 220 एम्पियर। अब जो नेट करंट होगी वो दोनों का क्या होगी सम, मैं लिखता हूं आई नेट, वो क्या होगी बच्चों I1 प्लस I2। I1 कितना है 100 अपॉन 220 प्लस I2 कितना है 60 अपॉन 220। एलसीएम क्या लेंगे बच्चों 220 और ऊपर क्या आएगा 100 प्लस 60, यानी कि 160 अपॉन 220, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से और कट करोगे तो बच्चों कितना आएगा आंसर 8/11 एम्पियर। तो जो नेट करंट इस पूरे सर्किट में बह रही है वो कितनी बह रही है 8/11 एम्पियर, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन कैसे करा। ये L1 और L2 दोनों किस में है, पैरेलल में है, किसके साथ 220 वोल्ट के साथ। तो इसका क्रॉस भी वोल्टेज कितनी होगी 220 और इसका क्रॉस भी वोल्टेज कितनी होगी 220। पूरे सर्किट पे करंट निकालनी है, तो पहले मैं L1 के थ्रू करंट निकाल रहा हूं और सीधे मैं डायरेक्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूं, किसका, पावर का। ध्यान से सुनना, मैं सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूं किसका, पावर का। और नीचे वाले में भी करंट निकालने के लिए सीधे किसका फॉर्मूला लगाया, पावर का। और पावर के फॉर्मूले से करंट निकाली कितनी आई, I1 इक्वल टू P1 अपॉन V, और यहाँ I2 की वैल्यू कितनी आई P2 अपॉन V। मैं डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, मैं रेजिस्टेंस क्यों नहीं लगा रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता था मैं यहाँ पे क्या करूं रेजिस्टेंस निकालूं,
और फिर उसके थ्रू आगे वो कैलकुलेशन करूं। बच्चों ऐसा है, अभी जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई है वो कितनी है, 220 वोल्ट, और इस बल्ब की रेटिंग में भी 220 वोल्ट लिखा है। समझ में आया? तो मेरे को रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक्सटर्नल वोल्टेज कुछ और होती, एक्सटर्नल वोल्टेज कुछ और होती, तो मैं क्या करता, पहले L1 का रेजिस्टेंस निकालता इस रेटिंग से, फिर L2 का रेजिस्टेंस निकालता इस रेटिंग से। समझ में आया? फिर दोनों का क्या करता, नेट रेजिस्टेंस निकालता पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फिर उसके बाद V इक्वल टू IR लगाता। समझ में आया? लेकिन अभी क्या करा हमने, डायरेक्ट कर दिया। समझ में आया नहीं आया? अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। Which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minute? देखो बच्चों, हमसे एनर्जी कौन ज्यादा यूज कर रहा है ये निकालो कह रहा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं पावर इनटू टाइम। एक साइड कैलकुलेशन करते हैं किसकी, टीवी सेट की, और एक साइड कैलकुलेशन करते हैं किसकी, टोस्टर की। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बच्चों, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है बच्चों, 250 वॉट, और टाइम कितना है बच्चों, 1 आवर। ठीक है, अब एक बात बताना, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। तो इसे भी किस में चेंज करेंगे, किलोवाट आवर में चेंज करते हैं। ये जो 250 वॉट है, पहले इसे किलोवाट में चेंज करो, इस वजह से 1000 से क्या करो, डिवाइड, और 1 आवर को ऐसे लिखो। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0.25 किलोवाट आवर। समझ में आया? अब ऐसे टोस्टर की बात करते हैं। यहां पे भी एनर्जी इक्वल टू क्या लिखोगे, पावर इनटू टाइम। तो बच्चों पावर कितनी है, 1200 वॉट, और टाइम कितना है, 10 मिनट। अब क्या करोगे बच्चों, इस वॉट को किस में चेंज करोगे, किलोवाट में, इस वजह से 1000 से क्या करा, डिवाइड, और ये मिनट को किस में चेंज करोगे, आर में, इस वजह से 60 से क्या करा, डिवाइड। इतना समझ में आया? इसे भी किस में चेंज करेंगे, किलोवाट आर में। क्यों? क्योंकि एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आर। अब बच्चों इसे सॉल्व करो, 12/60 किलोवाट आर। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, 0.2 किलोवाट आर। अब बच्चों देखते ही पता लग रहा है, ये जो टीवी सेट है ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितनी, 0.25, और ये कम कर रहा है, और ये कितनी कर रहा है, 0.2। समझ में आया? तो सीधे लिखते हैं टीवी सेट कंज्यूम मोर एनर्जी। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब बच्चों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, ठीक है ये ओम होगा, draws 15 ampere from the service means 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो इस क्वेश्चन में हमसे पावर ही पूछा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पावर ही पूछा है। तो मैं लिखता हूं पावर इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 3 फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, आई स्क्वायर आर, एक क्या होता है वी आई, और एक क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो बच्चों हमें करंट गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला, यानी कि आई स्क्वायर आर। इट मीन्स 15 स्क्वायर इंटू 8। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 225 इंटू 8। मल्टीप्लाई करो बच्चों, 1800 वॉट। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कितना आएगा बच्चों, 1800 वॉट। अब इसके बाद
बात करते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये बच्चों थोड़ा सा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। ठीक है, देखो बच्चों, जो लैंप होता है, ठीक है, उसमें फिलामेंट काहे का होता है, टंगस्टन का होता है। क्यों होता है ये पूछ रहा है। सीधे सीधे बच्चों, जूस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू जूस लॉ, या फिर अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। जो हीट डेवलप्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। तुमने H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो जो टंगस्टन है बच्चों, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है, बल्ब बनाने में। तो मैं लिखता हूं टंगस्टन हैव हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। टंगस्टन का रेजिस्टेंस हाई होता है, इस वजह से इसे किस में यूज किया जाता है, बल्ब में यूज किया जाता है। क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और साथ में एक चीज और है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। मैं लिखता हूं एंड ऑल्सो टंगस्टन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड ऑल्सो टंगस्टन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। अब ऐसा है, हाई रेजिस्टेंस वाले फिलामेंट काफी होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या फायदा होगा, अगर तुमने हाई रेजिस्टेंस वाला फिलामेंट तो ले लिया, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कम है, तो वो तो गल जाएगा बहुत जल्दी। जैसी हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगा, गल जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली फिलामेंट लेंगे। समझ में आया। इस वजह से टंगस्टन को यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस भी ज्यादा है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। अब बच्चों सेकंड पार्ट पढ़ो। व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। ठीक है, जो बच्चों हीटिंग डिवाइसेस है, जैसे ब्रेड टोस्टर हो गया और क्या हो गया इलेक्ट्रिक आयरन, ये अलॉय से बनाई जाती है, प्योर मेटल से नहीं बनाई जाती। इसका रीजन पूछा है बच्चों। ए पार्ट का और बी पार्ट का आंसर डिक्टो सेम है। जो अलॉय है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, और साथ में उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे, प्योर मेटल से। इस वजह से तो सीधे सीधे बच्चों मैंने इसे ही क्या कर दिया, कॉपी कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं alloy have high resistance and also high melting point than pure metal, ठीक है। और ऊपर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा या फिर जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और अलॉय की रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है, अलॉय का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा ही होगी, ठीक है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे कंपैरिजन में, प्योर मेटल के कंपैरिजन में। इतना समझ में आया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी नोट कर लो। एक कॉल आ गई थी बच्चों, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे।
वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट? डोमेस्टिक सर्किट पे सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज किया जाता है? हमारे घर पे जितने कनेक्शन है सब किस में बच्चों? पैरेलल में। ठीक है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि सीरीज कनेक्शन में अगर एक ने भी काम करना बंद कर दिया, सारे अप्लायंस काम करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। मैं लिखता हूं बिकॉज इन सीरीज इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, वो काम करना बंद कर दे, इट अफेक्ट्स अदर ऑल्सो, वो बाकियों को भी फर्क करेगा। एग्जाम्पल समझाता हूं बच्चों। हमने ये तीन अप्लायंस किस में जोड़े? सीरीज में जोड़े। मान लो ये तीनों अप्लायंस किस में जोड़े? सीरीज में। पहला अप्लायंस मान लो कुछ भी है, एसी है मान लो, ठीक है। दूसरा अप्लायंस क्या मान लो? फ्रिज है। तीसरा मान लो टीवी है। अब लेट सपोज एसी ने काम करना बंद कर दिया, एसी ने काम करना बंद कर दिया, तो ये क्या करेगा? जो करंट का पाथ है उसको ब्रेक कर देगा। करंट का पाथ है उसको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। फिर क्या होगा? ना तो फ्रिज काम करेगा ना ही टीवी काम करेगा। क्यों? क्योंकि एसी काम नहीं कर रहा था। इसने करंट के पाथ को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। करंट के पाथ को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। इतना समझ में आया? तो करंट का पाथ अगर ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो करेगी नहीं, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? पूरा का पूरा एक क्लोज्ड पाथ चाहिए। इतना समझ में आया? फिर दूसरा, इन सीरीज, एक पॉइंट और लिख सकते हो, इन सीरीज वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होती है। ठीक है, एग्जांपल समझाता हूं। जैसे बच्चों फिर से तुमने क्या करा? तीन इलेक्ट्रिक अप्लायंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। किसके साथ? 220 वोल्ट के साथ। वही पहले एसी, बाद में फ्रिज और उसके बाद टीवी। अब बच्चों एसी की रेटिंग भी कितनी होगी? 220 वोल्ट। तो ये जो 220 वोल्ट आएगी ये सारी की सारी किसके पास आ जाएगी? एसी के पास। फ्रिज और टीवी को तो वोल्टेज मिलेगी नहीं, वो पहले ही पूरी क्या कर लेगा? कंज्यूम कर लेगा। और वहीं पर को अगर ये किस में होते? पैरेलल में होते। अगर ये तीनों किस में होते? पैरेलल में होते, तो पैरेलल में जो वोल्टेज है 220 वोल्ट, वो तीनों के पास क्या होती? बराबर बढ़ जाती, तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। समझ में आया? इसके पास भी 220, इसके पास भी 220 और इसके पास भी 220। और साथ में जो पहला वाला पॉइंट है, अगर ये काम करना बंद कर दे, एसी काम करना बंद कर दे, ठीक है, तो इसको हटा दिया हमने, तो करंट को बहने के लिए ये दो पाथ अभी भी हैं, तो इस वजह से ये भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। समझ में आया? अगर एसी ने काम करना बंद कर दिया था तो ऊपर वाला पाथ तो क्या हो गया? करंट को बहने के लिए मना हो गया, लेकिन अभी भी करंट को बहने के लिए नीचे के पाथ तो अभी भी अवेलेबल है, तो करंट यहां से तो अभी भी जाएगी। समझ में आया? तो टीवी और फ्रिज दोनों क्या करेंगे? काम करेंगे, भले ही एसी ने काम करना बंद कर दिया था, अगर कनेक्शन किसमें है? पैरेलल में। तो ये दोनों पॉइंट बच्चों क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों इसी का चौथा पार्ट पढ़ो, क्या है? हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? सिंपल से बच्चों, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, या फिर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बच्चों लास्ट पार्ट, व्हाई आर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? कॉपर और एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए क्यों यूज किया जाता है? बच्चों सिंपल से, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर। मैं लिखता हूं बिकॉज दे आर
गुड कंडक्टर एंड देयर रेजिस्टेंस इज लो। उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। कोई दिक्कत? अब रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टिविटी भी वैसे कम ही होगी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे हाई रेजिस्टेंस कहा, हाई रेजिस्टेंस का मतलब हाई रेजिस्टिविटी से भी है मेरा, ठीक है। यहां भी मैंने हाई रेजिस्टेंस कहा, अगर मैं हाई रेजिस्टेंस कह रहा हूं उससे मतलब मेरा हाई रेजिस्टिविटी से भी है, ठीक है। यहां पे क्या कहा मैंने? रेजिस्टेंस इज लो, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी इज लो भी कहना चाह रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों इसका एक पॉइंट और लिख सकते हो, बिकॉज दे आर चीप, ये सस्ते भी है। देखो बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर क्या है? सिल्वर। अब सिल्वर तो सब जगह लगा नहीं सकते, अब सब जगह सिल्वर लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? चोरी हो जाएगी। चोरी होगी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि सिल्वर क्या है? महंगा है। हमारी जेब को भी क्या पड़ेगा? भारी पड़ेगा अगर हम सब अपने घर पे क्या लगाएं? सिल्वर की तार लगाने लग गए। इस वजह से किसका लगाता है? कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का। एक तो एक कंडक्टर भी अच्छे हैं, इनका रेजिस्टेंस भी क्या है? कम है, और साथ में ये क्या है? थोड़े सस्ते भी है, ठीक है, बिकॉज दे आर चीप। तो बच्चों यहां पर को हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ठीक है।